पिछले 2 वर्षों की भयंकर लड़ाइयों में लोहित कबीले द्वारा आयोजित अंधकार दानव वंश गठबंधन को कुल 2 करोड़ 50 लाख का नुकसान हुआ था। अंत में केवल लगभग 50 लाख ही बचे थे जिन्होंने क्षत कबीले के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्षत कबीले के मित्र देशों की सेना को भी भारी नुकसान हुआ, पूरे 2 करोड़ सैनिक मारे गए। लोहित कबीले द्वारा संगठित मित्र देशों की सेनाओं की तुलना में उनका नुकसान बहुत बेहतर नहीं था। इस महान युद्ध ने कंटक महाद्वीप की अंधकार दानव जाति को बुरी तरह कमजोर कर दिया। युद्ध के बाद विराट के 8वें स्तर के पुतला अवतार ने लोहित कबीले के आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों को, जिनके पास अभी भी लड़ने की शक्ति थी, क्षत कबीले में शामिल कर लिया और लगभग 5 करोड़ की सेना को पुनर्गठित किया और कपाल कबीले की ओर बढ़ गया। लोहित कबीले को जीतना विराट का अंतिम लक्ष्य नहीं था, कपाल कबीले से निपटना अभी बाकी था। क्षत कबीले की सीमा पर भी अत्यंत भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों पक्ष, कपाल कबीले के महा एल्डर पराशर के नेतृत्व वाली सेना और विराट के 8वें स्तर के पुतला अवतार द्वारा छोड़ी गई क्षत कबीले की सेना थे। जब विराट के अष्टम विपत्ति लोक के पुतला अवतार ने एक बड़ी सेना को लोहित कबीले की ओर ले जाया तो उसने कपाल कबीले की सेना को पीछे मुड़कर हमला करने से रोकने के लिए क्षत कबीले की नवीनतम सीमा की रक्षा के लिए 2 करोड़ की सेना छोड़ दी। पिछले कुछ वर्षों में यह सेना बेकार नहीं बैठी थी। इस नई सीमा पर किलेबंदी का निर्माण करते हुए उन्होंने आसपास की छोटी जनजातियों पर कब्जा करना जारी रखा। कुछ ही वर्षों में कई छोटी जनजातियों पर कब्जा करने के बाद 2 करोड़ की यह सेना बढ़कर 3 करोड़ हो गई और इस नई सीमा पर अविश्वसनीय रूप से मजबूत रक्षात्मक रेखा का निर्माण किया। इस सेना को मुख्य रूप से एल्डर पवन से परिवर्तित अंधकार दानवों द्वारा नियंत्रित किया जाता था और जैसा कि विराट ने भविष्यवाणी की थी, पराशर द्वारा सेनापति समर के सुदृढ़ीकरण के साथ सेना में शामिल होने के बाद वह वास्तव में एक बार फिर क्षत कबीले पर हमला करने के लिए पीछे मुड़ा। जब पराशर और सेनापति समर ने अपनी 7 करोड़ मजबूत अंधकार दानव सेना को क्षत कबीले की नई सीमा पर ले गए तो वे एल्डर पवन की 3 करोड़ मजबूत सेना से भयंकर रूप से भिड़ गए। अपने से दोगुनी से भी अधिक बड़ी सेना का सामना करने के बावजूद एल्डर पवन ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और कपाल कबीले की सेना को रोकने के लिए अपनी मजबूत रक्षात्मक रेखाओं पर भरोसा किया। दुर्भाग्य से मजबूत रक्षा के बावजूद सैनिकों की संख्या में असमानता बहुत अधिक थी। कई वर्षों की भयंकर लड़ाई के बाद एल्डर पवन की 3 करोड़ की अंधकार दानव सेना को भारी नुकसान हुआ, जिसमें 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हताहत हुए, लगभग अपंग हो गए। हालांकि पराशर की सेना ने ऐसी जीत हासिल करते हुए एक भारी कीमत भी चुकाई। क्षत कबीले की विशाल सेना के खिलाफ भयंकर लड़ाई के वर्षों में उनकी सेना को लगभग 1 करोड़ का नुकसान हुआ था। उनके सामने अभेद्य रक्षात्मक रेखा को देखते हुए पराशर की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि उनकी अत्यधिक सैन्य श्रेष्ठता के साथ वे क्षत कबीले को जल्दी से जीत सकते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की रक्षात्मक रेखा उसे इतने सालों तक रोके रखेगी। इसके अलावा इसमें उन्हें लगभग 1 करोड़ के नुकसान की कीमत चुकानी पड़ी थी। पराशर पूरी तरह से चकरा गया था। यह कैसे संभव था कि स्पष्ट रूप से छोटी जनजातियों से बने इन मित्र देशों की सेना ने क्षत कबीले के हाथों में इतनी आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति प्राप्त कर ली हो। इस रक्षात्मक रेखा की रक्षा करने वाली सेना वास्तव में ज्यादातर छोटी जनजातियों की एक मित्र देशों की सेना थी। मूल क्षत कबीले की सेना अभी भी अल्पसंख्यक थी। आखिरकार क्षत कबीले की मुख्य सेना को लगातार लड़ाइयों में काफी नुकसान हुआ था। इसके अलावा उनकी मुख्य शक्ति विराट के 8वें स्तर के अंधकार दानव पुतला अवतार के साथ लोहित कबीले पर हमला करने गई थी। इस रेखा की रक्षा के लिए शेष सेना काफी हद तक इन छोटी आदिवासी संबद्ध ताकतों से बनी थी। फिर भी छोटी जनजातियों के इस गठबंधन ने भी इस मजबूत रक्षात्मक रेखा पर भरोसा करते हुए कपाल कबीले की सेना को इतने सालों तक रोकने में कामयाबी हासिल की थी। यह कुछ ऐसा था जिसे पराशर ने बहुत हैरान करने वाला पाया। इसके अलावा जबकि जटासुर की सामरिक प्रतिभा निर्विवाद रूप से असाधारण थी, इस सेना की कमान संभालने वाले अंधकार दानव जनरल के पास भी असाधारण सामरिक क्षमताएं थीं। क्षत कबीले को इतने मेधावी योद्धा कहां से मिले? पराशर को यह नहीं पता था कि एल्डर पवन आखिरकार शून्य समाधि महाद्वीप का नेता था। यदि वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं होता तो शून्य समाधि महाद्वीप के पूर्वजों ने मानव जाति को आगे ले जाने के लिए उसे अपने नेता के रूप में नहीं रखा होता। जबकि एल्डर पवन की तुलना विराट से नहीं की जा सकती थी, निस्संदेह वह कई पहलुओं में उत्कृष्ट था। पूरे तलवार संप्रदाय के भीतर केवल मुट्ठी भर मार्शल कलाकार थे जो उसका मुकाबला कर सकते थे। समग्र क्षमता के संदर्भ में शायद केवल समान रूप से शानदार उपाध्यक्ष दिवाकर ही उसका मुकाबला कर सकते थे। उसके निपटान में इतने सारे सैनिकों के साथ और अंधकार दानव वंश की सेना की कमान संभालने के कारण उसे उनके जीवन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह लागत की परवाह किए बिना इतने वर्षों तक कपाल कबीले की सेना को रोक सकता था। लेकिन इतने सालों तक कपाल कबीले की सेना को रोके रखना भी एल्डर पवन की क्षमताओं की सीमा थी। मजबूत शहर की दीवार के ऊपर खड़े होकर एल्डर पवन ने नीचे देखा, अंधकार दानवों की घनी और अंतहीन प्रतीत होने वाली सेना को देखा और वह आह भरे बिना नहीं रह सका। वर्षों के बचाव के बाद यह सेना अनिवार्य रूप से अपंग हो गई थी। इसकी स्थिति को देखते हुए एल्डर पवन ने अनुमान लगाया कि यह अधिक से अधिक 10 दिनों तक ही टिक सकती है। 10 दिनों के बाद इस रक्षात्मक रेखा पर अनिवार्य रूप से कपाल कबीले की सेना का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। एल्डर पवन को इस बात की विशेष चिंता नहीं थी कि रेखा को बनाए रखा जा सकता है या नहीं। विराट ने उसे बताया था कि यदि संभव हो तो इसे पकड़ कर रखो और यदि नहीं तो इसे छोड़ दो। वे मानव लोगों की रक्षा नहीं कर रहे थे। भले ही क्षत कबीले का कपाल कबीले द्वारा सफाया कर दिया गया हो, विराट और एल्डर पवन को कोई परवाह नहीं होगी। इतने सालों तक टिके रहने का एल्डर पवन का कारण अंधकार दानवों की ताकतों को कमजोर करना भी था। अब वह किसी भी क्षण पीछे हटने के लिए तैयार था। इस युद्ध का उद्देश्य क्षत कबीले की रक्षा करना नहीं था और एल्डर पवन स्वाभाविक रूप से कपाल कबीले से मौत तक लड़ने के लिए मूर्ख नहीं होगा। शहर की दीवारों के नीचे पराशर कपाल कबीले की सेना को पूर्ण पैमाने पर घेराबंदी में कमान दे रहा था। उसने अनुमान लगाया कि वह अधिकतम 10 दिनों में सुरक्षा को भेज सकता है। एक बार जब यह रेखा टूट जाएगी तो क्षत कबीला उसके कब्जे में होगा। क्षत के नियंत्रण में होने से उसे विश्वास था कि जटासुर झुक जाएगा। फिर कपाल कबीला वास्तव में कंटक महाद्वीप को एकजुट करेगा। ठीक वैसे ही जब पराशर महत्वाकांक्षी रूप से अपनी सेना के हमले का निर्देशन कर रहा था, एक अंधकार दानव जनरल भाग कर आया। एल्डर, कुछ भयानक हुआ है, जनरल ने पराशर को सूचना दी। क्या बात है, तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? पराशर ने अप्रसन्न होकर उसकी ओर देखा। हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार जटासुर पहले ही लोहित कबीले पर विजय प्राप्त कर चुका है और अब अपनी सेना का नेतृत्व हमारे कपाल कबीले की ओर कर रहा है। जनरल ने डरते हुए कहा। तुमने क्या कहा? जटासुर ने लोहित कबीले पर कब्जा कर लिया है और एक बड़ी सेना का नेतृत्व हमारे कपाल कबीले की ओर कर रहा है।
यह सुनकर पराशर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने जनरल को घूर कर देखा, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसने मान लिया था कि भले ही जटासुर ने लोहित पर विजय प्राप्त कर ली हो, वह अंततः अपनी सेना को सुदृढ़ करने के लिए वापस ले जाएगा। आखिरकार जटासुर क्षत कबीले की सीमा की स्थिति से अनजान नहीं हो सकता था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि लोहित पर कब्जा करने के बाद जटासुर ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और अपनी सेना को सीधे कपाल कबीले के मुख्यालय की ओर ले गया। क्षितिज ने उसका समर्थन करने के लिए अपनी लगभग सभी ताकतों को तैनात किया था। कपाल कबीले के मुख्यालय की रखवाली करने वाली सेना अब मात्र 1 करोड़ ही रह गई थी। अतीत में मुख्यालय में तैनात 1 करोड़ सैनिकों के साथ पराशर पूरी तरह से निश्चिंत होता। उनके विचार में कपाल कबीले की सेना किसी भी अन्य कबीले से कहीं बेहतर थी। भले ही जटासुर की छोटी असंगठित जनजातियां असंख्य थीं, लेकिन वे कपाल कबीले की विशाल सेना का कोई मुकाबला नहीं थी। लेकिन अब पराशर ने ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की। क्षत कबीले के साथ कई लड़ाइयों के बाद उसे जटासुर और क्षत कबीले की ताकत का पूरी तरह से एहसास हो गया था। कपाल कबीले के मुख्यालय की रखवाली करने वाली छोटी सी सेना जटासुर की सेना के लिए कोई मुकाबला नहीं थी। यह खबर सुनकर पराशर पूरी तरह से सन्न रह गया। सबसे पहले उसने उम्मीद नहीं की थी कि जटासुर इतनी जल्दी लोहित पर कब्जा कर लेगा। दूसरा, उसे उम्मीद नहीं थी कि लोहित पर कब्जा करने के बाद जटासुर अपनी सेना को वापस नहीं ले जाएगा, बल्कि इसके बजाय एक बड़ी सेना को सीधे उनके कपाल कबीले के मुख्यालय की ओर ले जाएगा। जब पराशर अभी भी सदमे में था, उसे अचानक अपने स्थानिक कलाकृति में एक कंपन महसूस हुआ। उसने इसे जल्दी से निकाला और प्रमुख क्षितिज का एक संदेश देखा। क्षितिज ने उसे जटासुर के हमले का विरोध करने की तैयारी के लिए अपनी सेना को तुरंत वापस कपाल कबीले में ले जाने का आदेश दिया। इस संदेश को देखकर पराशर आक्रोश से भर गया। केवल 10 और दिनों को देखते हुए वह इस रक्षात्मक रेखा को तोड़ सकता था और सीधे क्षत कबीले की ओर मार्च कर सकता था। लेकिन अब क्षितिज उसे क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए वापस बुला रहा था। इसके अलावा क्षितिज का आदेश दृढ़ था। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। उसे बिना किसी देरी के तुरंत प्रस्थान करना था। अपने हाथ में संचार टोकन को घूरते हुए पराशर काफी देर तक स्तब्ध रहा। अपनी अनिच्छा और लाचारी के बावजूद अंततः उसके पास क्षितिज के आदेशों का पालन करने और अपनी सेना को वापस कपाल कबीले में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शहर की दीवार पर एल्डर पवन ने नीचे पीछे हटती कपाल सेना को देखा। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। कपाल कबीला क्या कर रहा था? वे सुरक्षा को भेदने वाले थे और अब वे अंतिम क्षण में पीछे हट रहे थे। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा। किसी भी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसे बिना किसी देरी के तुरंत ही वहां से निकलना था। अपने हाथ में संचार टोकन को घूरते हुए पराशर लंबे समय तक स्तब्ध खड़ा रहा। अपनी अनिच्छा और बेबसी के बावजूद अंततः उसके पास क्षितिज के आदेशों का पालन करने और अपनी सेना को वापस कपाल कबीले में ले जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। नगर की दीवार पर खड़े एल्डर पवन ने नीचे पीछे हटती कपाल सेना को देखा। उनके चेहरे पर अविश्वास के भाव स्पष्ट थे। यह कपाल कबीला आखिर क्या कर रहा था? वे रक्षा पंक्ति को तोड़ने ही वाले थे और अब ऐन मौके पर वे पीछे हट रहे थे। हालांकि एल्डर पवन को जल्द ही समझ में आ गया कि आखिर माजरा क्या है। उन्हें जल्द ही यह खबर मिली कि क्षत कबीले की सेना ने लोहित कबीले पर कब्जा कर लिया है। विराट भाई सच में कमाल के थे। उन्होंने इतनी जल्दी लोहित कबीले पर विजय प्राप्त कर ली थी। यह खबर पाकर एल्डर पवन अपनी आह को रोक नहीं पाए। उन्होंने खुद से पूछा कि अगर वे उस स्थिति में होते, इतनी विशाल सेना का नेतृत्व कर रहे होते और लोहित कबीले पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे होते, तो दुगने समय में भी शायद वह यह काम नहीं कर पाते। इस मामले में उन्हें सच्चे मन से विराट की प्रशंसा करनी ही पड़ी। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दानवनाशक नगर। मालिक, मैंने उस कमीने हिरण्य को पकड़ लिया है। शार्दुल हिरण्य को खींचते हुए नगरपति भवन के बाहर विशाल चौक पर पहुंचा और उत्साह से चिल्लाया। शार्दुल की आवाज सुनकर विराट, जो नगरपति भवन के अंदर इंतजार कर रहा था, तुरंत बाहर आ गया। शार्दुल, बहुत बढ़िया काम किया। विराट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शार्दुल के प्यारे बड्ढे सिर को थपथपाते हुए मुस्कुराकर कहा। हिरण्य ने अपने सामने नीले वस्त्रों में खड़े उस युवक को देखा और उसके अंदर निराशा की एक लहर दौड़ गई। जैसी कि उम्मीद थी, क्षत कबीले ने सच में इंसानों का साथ दिया था। वह मूर्ख क्षितिज मेरी अच्छी सलाह को नजरअंदाज करके अंततः उस कमीने जटासुर के जाल में फंस ही जाएगा। लगता है तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। विराट ने हिरण्य की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा। फिर अपने हाथ के एक इशारे से उसने उस कपड़े को हटा दिया जिससे शार्दुल ने हिरण्य का मुंह बंद कर रखा था। लड़के, इतना मत इतराओ। तुम तुच्छ इंसान हमारे अंधकार दानव वंश के भोजन बनने के ही लायक हो। भले ही तुम्हें अभी थोड़ा फायदा मिल गया हो, लेकिन अंत में तुम हमारे अंधकार दानव वंश के लिए रक्त और मांस बनने से नहीं बच सकते। हमारे अंधकार दानव वंश की ताकत का तुम तुच्छ इंसान कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हा हा हा। अपने अंजाम को जानते हुए हिरण्य पागलों की तरह हंसने लगा। हे घमंडी और अज्ञानी मूर्ख! हिरण्य की बातें सुनकर विराट ने व्यंग्य से कहा। अगर तुम्हारा अंधकार दानव वंश सच में उतना ही ताकतवर होता जितना तुम सोचते हो, तो तुम्हारी यह दुर्दशा कैसे होती? तुम जैसे मूर्खों के होते हुए हमारे मानव वंश को तो उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारी ही मूर्खता काफी थी जिससे तुम्हारा अंधकार दानव वंश आपस में ही लड़ मरने लगा। हिरण्य, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लोहित कबीले को हमारी मानव शक्ति ने नष्ट नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे ही अंधकार दानव वंश की शक्ति ने किया है। तुम जैसे बिना दिमाग वाले मूर्ख हमारे मानव वंश के जूते उठाने के भी लायक नहीं है, फिर भी तुम हमें अपना शिकार बनाने का भ्रम पालते हो। यह पूरी तरह से हास्यास्पद है। तू नीच इंसान, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। विराट की बातें सुनकर हिरण्य की आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से से दहाड़ने लगा। विराट के शब्द सच में विनाशकारी थे। अगर उनके लोहित कबीले को मानव शक्ति ने नष्ट किया होता तो उसे इतनी पीड़ा नहीं होती। हालांकि कंटक महाद्वीप के अंधकार दानव इंसानों के हाथों की कठपुतली बन गए थे और बिना जाने आपस में ही लड़ रहे थे। यह उनके लिए एक असहनीय अपमान था। अष्टम विपत्ति लोक के एक अंधकार दानव के रूप में उसे अपनी अंधकार दानव पहचान पर अत्यधिक गर्व था। लेकिन विराट के शब्दों ने उस गर्व को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। यह मारे जाने से भी कहीं अधिक क्रोधित करने वाला और असहनीय था। लगभग पागल हो चुके हिरण्य को देखकर विराट ने और बातें करने की जहमत नहीं उठाई और सीधे हिरण्य के सिर पर अपना हाथ रखकर उसकी आत्मा की खोज शुरू कर दी। हिरण्य की इस आत्मा की खोज ने विराट को अंधकार दानवों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने का मौका दिया। हिरण्य ने जटासुर की तुलना में अष्टम विपत्ति लोक तक पहुंचने में अधिक समय लिया था और लोहित कबीले की नींव क्षत कबीले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। स्वाभाविक रूप से हिरण्य को बहुत अधिक जानकारी थी। हिरण्य पर आत्मा की खोज पूरी करने के बाद विराट ने अपनी आंखें खोली।
उसकी स्पष्ट दृष्टि में परिवर्तन की एक झलक दिखाई दी। भले ही उसने पहले ही अष्टम विपत्ति लोक के कई विशेषज्ञों की आत्माओं की खोज की थी, लेकिन हर बार मिलने वाली जानकारी की भारी मात्रा अभी भी उसके लिए एक बद्धा झटका थी। आखिरकार उसकी साधना के वर्ष बहुत ही कम थे। वह अभी भी 200 साल से भी कम उम्र का था। दूसरी ओर अष्टम विपत्ति लोक के ये विशेषज्ञ करोड़ों सालों से जीवित थे। हालांकि हर आत्मा की खोज ने विराट को काफी चौंका दिया था, लेकिन इसने उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति को गहराई से शुद्ध करने का भी काम किया। थोड़ी ही देर बाद विराट की आंखों में दिख रही वह पुरानी झलक गायब हो गई। अब उसकी आंखें और भी अधिक स्पष्ट और दोष रहित हो गई थीं। उसकी साफ झील जैसी आंखें मानो दुनिया की हर चीज को दर्शाती थीं। एक ही नजर किसी को भी मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी थी। इस शोधन के बाद विराट ने महसूस किया कि उसकी आत्मा बहुत अधिक सघन हो गई है और उसकी शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई है। हिरण्य की आत्मा की खोज करने के बाद विराट ने उसे और जीवित नहीं रखा और सीधे शार्दूल को उसे यमलोक भेजने का आदेश दे दिया। शार्दूल द्वारा हिरण्य को मारने के बाद विराट ने हिरण्य के शव को अष्टम विपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के एक पुतले में बदल दिया। यह सब करने के बाद विराट ने अपना एकांतवास और साधना जारी रखी। कंटक महाद्वीप के मामलों को संभालने के लिए उसका अष्टम विपत्ति लोक का पुतला अवतार ही काफी था और उसके मुख्य शरीर को हर समय उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। केवल महत्वपूर्ण क्षणों में ही उसका मुख्य शरीर हस्तक्षेप करेगा। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, महालौह महाद्वीप, नीलिमाया मंडप। यह क्या हो रहा है? उस बुद्धू शार्दूल के युद्ध गुण अचानक इतने कैसे बरत गए? नन्ही चिड़िया नीलिमा ने अपने पहचान टोकन के माध्यम से तलवार संप्रदाय की युद्ध गुण रैंकिंग की जांच की और देखा कि शार्दूल के युद्ध गुण वास्तव में 30 खरब तक पहुंच गए थे। युद्ध गुणों की इस आश्चर्यजनक संख्या को देखकर नीलिमा दंग रह गई। उसने और माया ने नीलिमाया मंडप का विस्तार करने और इतना पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत की थी, फिर भी उनके वर्तमान युद्ध गुण केवल 20 खरब थे। जब ऐसा लग रहा था कि उसके युद्ध गुण शार्दूल के बराबर पहुंचने वाले हैं, पलक झपकते ही शार्दूल के युद्ध गुण अचानक फिर से आसमान छूने लगे। वाह, सच में उस बुद्धू शार्दूल के युद्ध गुण अचानक इतने कैसे बढ़ गए? ऐसा लगता है कि कुछ ही दिन पहले उसके युद्ध गुण लगभग 20 खरब थे और अब यह अचानक 30 खरब हो गया है। यह सुनकर माया ने भी अपना पहचान टोकन निकाला और युद्ध गुण रैंकिंग की जांच की। जब उसने शार्दूल के नाम के पीछे युद्ध गुणों की आश्चर्यजनक संख्या देखी तो माया भी स्तब्ध रह गई। छोटी माया, चलो वापस चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। इस समय नीलिमा अब और शांत नहीं बैठ सकती थी। वह उछल पड़ी और बोली, मैं देखना चाहती हूं कि बुद्धू शार्दूल के युद्ध गुण अचानक इतने कैसे बरक गए। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह विराट उस बुद्धू शार्दूल का पक्ष ले रहा है और जानबूझकर बेईमानी कर रहा है? नीलिमा माया को साथ खींचते हुए वापस शक्ति सिंधु महाद्वीप की ओर दौड़ी, शून्य समाधि महाद्वीप पर सुवर्ण भूमि संप्रदाय की ओर विराट से हिसाब चुकता करने के लिए। विराट शार्दूल की युद्ध उपलब्धियों के साथ यह क्या मजाक चल रहा है? अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद नीलिमा सीधे विराट के पास दौड़ी। अपने पंखों को कमर पर रखे हुए उसका रूप आक्रामक था और वह उससे पूछताछ करने के लिए तैयार थी। पगली चिड़िया, क्या बात है? विराट ने उसकी ओर देखा, कुछ हद तक निशब्द होते हुए, और पूछा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्या बात है। बुद्धू शार्दूल की युद्ध उपलब्धियां अचानक इतनी कैसे बढ़ गईं? नीलिमा ने विराट को घूरते हुए उससे सवाल किया। शार्दूल ने हाल ही में लोहित कबीले के सरदार हिरण्य को पकड़ धा है। तुम्हें क्या लगता है कि उसकी युद्ध उपलब्धियां अचानक इतनी कैसे बढ़ गई हैं? विराट ने उसकी ओर देखकर कहा। क्या? तुमने क्या कहा? बुद्धू शार्दूल ने हिरण्य को पकड़ लिया? विराट के शब्द सुनकर नीलिमा का चेहरा शून्य पर बैठ गया। उसने भी कंटक महाद्वीप पर युद्ध किया था और वह वहां की स्थिति से अनजान नहीं थी। वह हिरण्य की पहचान को अच्छी तरह से जानती थी। विराट, तुम मुझे इस अच्छे काम के लिए क्यों नहीं बुलाते? तुम हमेशा इस बुद्धू शार्दूल को ही ऐसे मौके क्यों देते हो? नीलिमा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अत्यधिक असंतोष के साथ बोली, विराट, तुम बहुत पक्षपाती हो। पगली चिड़िया, तुम हमेशा बाहर यहां वहां भटकती रहती हो, कौन जाने तुम कहां हो? विराट ने उसकी ओर चिढ़ते हुए देखा और कहा, जब तक तुम वापस आती हिरण्य तो भाग चुका होता। तुम पक्षपाती हो, नीलिमा ने मुंह बनाते हुए कहा। हालांकि वह जानती थी कि विराट सही कह रहा है। शार्दूल की युद्ध उपलब्धियों को देखकर, जिससे उसके और शार्दूल के बीच का फासला और भी बढ़ा गया था, उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। पगली चिड़िया, इतनी नासमझ मत बनो। इस समय शार्दूल ने उसे घूरते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें यह काम दे भी देता तो भी तुम इसे ठीक से नहीं कर पाती। इसके साथ ही शार्दूल ने दाच लगाई और सीधे अपने साधना स्तर को प्रकट कर दिया। बुद्धू शार्दूल, तुमने षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कब किया? शार्दूल से निकलने वाली भयानक आभा को देखकर नीलिमा ने सदमे में पूछा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बुद्धू शार्दूल ने पहले ही षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। पगली चिड़िया, केवल शार्दूल ने ही षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश नहीं किया है, बल्कि विशाल कछुए ने भी पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। यहां तक कि चंपा ने भी अब पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। विराट ने उसकी ओर देखकर कहा, अगर तुम इसी तरह भटकती रही तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी ताकत सबसे निचले स्तर पर होगी। विराट की बातें सुनकर नीलिमा का दिल बैठ गया। उसने दूर चंपा की ओर देखा, जो छोटी बच्ची आभा के साथ खेती कर रही थी, और सच में उसने देखा कि चंपा ने पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। और तो और न केवल चंपा बल्कि वान्या भी, जो पास में ही लगन से साधना कर रही थी, उसने भी तृतीय विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था। यह देखकर नीलिमा तुरंत घबरा गई। अगर उसने साधना करने के लिए समय नहीं निकाला तो शायद वह सच में सबसे नीचे रह जाएगी। हालांकि उसे अब शार्दूल को साधना में पछाड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उस मूर्ख शार्दूल की प्रतिभा बहुत अधिक मजबूत थी। हर चीज को निगल जाने की उसकी क्षमता पूरे तलवार संप्रदाय में बेजोधर थी। सच कहा जाए तो विराट को छोड़कर कोई भी उसकी साधना की गति की बराबरी नहीं कर सकता था। ताकत में उस मूर्ख शार्दूल को पीछे छोड़ देना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि नीलिमा को ताकत में शार्दूल से आगे निकलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि शार्दूल साधना में उससे बहुत आगे निकल जाए। कम से कम उसकी ऐसी दुर्दशा तो नहीं होनी चाहिए कि वह उस मूर्ख शार्दूल के एक प्रहार का भी सामना न कर सके। इस भारी दबाव के तहत नीलिमा और माया ने इधर उधर भटकना बंद कर दिया और इसके बजाय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में लगन से साधना करने लगी। नीलिमा और माया ने पहले ही चतुर्थ विपत्ति लोक में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था। कुछ समय एकांतवास में साधना करने के बाद उन्होंने जल्दी ही एक के बाद एक पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया। पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद नीलिमा और माया जल्दी ही बेचैन हो गईं। उनके स्वभाव को देखते हुए वे बस लंबे समय तक एकांतवास में नहीं रह सकती थीं। इसलिए सफलता प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद नीलिमा और माया फिर से बाहर भटकने के लिए निकल पड़ीं। यह देखकर विराट अपना सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सका।
वह सच में इन दो नासमझ लड़कियों को नहीं संभाल सकता था। वे एकांतवास के लिए टिक कर नहीं बैठेंगी और विराट उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। अगर उसने सच में उन्हें अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में रहने के लिए मजबूर किया तो शायद वे चंपा की तरह ही छोटी बच्ची आभा के साथ खेती करने लगेंगी। उन्हें मजबूर करने से बेहतर था कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ डाच दिया जाए। एक बार जब उन्हें अपने और शार्दुल के बीच की ताकत के अंतर का एहसास हो जाएगा तो वे स्वाभाविक रूप से लगन से साधना करने लगेंगी बिना उसके जबरदस्ती किए। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, पूर्वी सागर, नागवंश। अवनीश ने सागर प्रहरी दर्पण का उपयोग करके पूरे पूर्वी सागर को बार बार स्कैन किया, लेकिन उसे विराट का कोई सुराग तक नहीं मिला। वह छोटा जानवर, क्या वह हवा में गायब हो गया? अवनीश की आंखें लाल हो गई थीं। वह लगभग पागल हो चुका था। अपने शिकार को अपनी आंखों के सामने से फिसलते देखना असहनीय था। वह जानता था कि प्राचीन ड्रैगन महल के बारे में विराट के रहस्य उसके अमर लोक में प्रवेश करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वह इस मामले को बहुत महत्व देता था, लेकिन अब विराट बस गायब हो गया था, जिसने अवनीश को लगभग पागल कर दिया था। आज से नागवंश के सभी कुलीन योद्धाओं को काम पर लगाया जाता है। विराट के बारे में किसी भी खबर के लिए पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की तलाशी लो। यह पता चलने के बाद कि सागर प्रहरी दर्पण विराट का पता नहीं लगा सकता, अवनीश ने तुरंत पूरे नागवंश को एक सख्त आदेश जारी किया। अवनीश के आदेश के तहत पूरे नागवंश की शक्ति जुटाई गई। वे सभी दिशाओं में निकल पड़ DDH पूरे पूर्वी सागर और यहां तक कि पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में विराट की खबर खोज रहे थे। अवनीश ने विराट को खोजने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, भले ही इसके लिए उसे जमीन को भी क्यों न खोदना पड़े। अमरलोक में प्रवेश करने का अवसर खोजने के लिए वह कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। स्वर्णमगर द्वीप की शक्ति भी अवनीश के अधिकार क्षेत्र में थी। इस बार अवनीश ने पूर्वी सागर की पूरी शक्ति को जुटा लिया था। अवनीश के आदेश प्राप्त करने पर स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख के पास आज्ञाकारी रूप से उनका पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नागवंश की शक्ति देखने के बाद उसने अवनीश के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। भले ही स्वर्णमगर द्वीप के पास रक्षात्मक व्यूह की सुरक्षा थी, अगर नागवंश ने किसी भी कीमत पर उन पर हमला किया तो स्वर्णमगर द्वीप विरोध करने में शक्तिहीन होगा। इसके अलावा नागवंश के पास सागर प्रहरी दर्पण जैसा खजाना था, जिससे वे उसकी हर हरकत पर नजर रख सकते थे। अगर उसने नागवंश को क्रोधित किया तो जब तक वह दोबारा कभी स्वर्णमगर द्वीप पर पैर नहीं रखता, नागवंश अंततः उससे निपटने का कोई न कोई तरीका खोज ही लेगा। अब स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख पंचमकर संप्रदाय से घोर नफरत करता है। अगर पंचमकर संप्रदाय नहीं होता तो वह विराट जैसे मुसीबत वाले दुश्मन को न्योता नहीं देता। यहां तक कि अवनीश जैसा एक शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ जो विराट का शिकार कर रहा था, अंततः उसे भी विराट ने मात दे दी। यह दिखाता है कि वह लड्डच का कितनी बद्धी मुसीबत है। विराट का खात्मा न होने पर अगली मुसीबत स्वर्णमगर द्वीप के लिए खरद ही होगी। लेकिन दुर्भाग्य से भले ही स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख पंचमकर संप्रदाय से नफरत करता हो, इसका कोई फायदा नहीं है। पंचमकर संप्रदाय पहले ही विराट के हाथों अपने 5 संप्रदाय प्रमुखों को खो चुका था और नागवंश और स्वर्णमगर द्वीप द्वारा पिछली घेराबंदी के दौरान यह खंडहर में बदल गया था। पूरा पंचमकर संप्रदाय काफी समय पहले ही पूर्वी सागर से मिट चुका था। भले ही स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख हिसाब चुकता करना चाहता हो, उसे बदला लेने के लिए कोई नहीं मिल सकता था। हालांकि स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख अब विराट से बहुत डरा हुआ है। वह इस स्थिति में फंस चुका है और केवल दांत पीसते हुए नागवंश के साथ इस अंधेरे रास्ते पर आगे बराच सकता है। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, महाकौशल महाद्वीप, सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल। नीलामी में इस महीने सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा पेश की गई चतुर्थ विपत्ति गोली एक बार फिर एक रहस्यमयी महिला के हाथों में चली गई। जब से एकांश महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना है, उसने हर महीने एक नीलामी आयोजित की है। नीलामी में वह मुख्य रूप से तलवार संप्रदाय से प्राप्त चमत्कारी गोलियों और ताबीजों की नीलामी करता है। हाल के वर्षों में जैसे जैसे इन गोलियों की लगातार नीलामी हो रही है, महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की प्रतिष्ठा और भी अधिक बरच गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन गोलियों के प्रभाव वास्तव में चमत्कारिक हैं। चतुर्थ विपत्ति लोक के चरम पर पहुंचे जो भी योद्धा चतुर्थ विपत्ति गोली लेते हैं, उनके पंचम विपत्ति लोक में पहुंचने की संभावना लगभग 100% हो जाती है। इसके अलावा इन गोलियों में निहित एक निश्चित शक्ति योद्धाओं को आकाशीय विपत्ति का विरोध करने में भी मदद कर सकती है, जिससे आकाशीय विपत्ति से बचने की उनकी संभावना काफी बढ़ जाती है। और पंचम विपत्ति लोक के चरम पर पहुंचे जो योद्धा गोली लेते हैं, उनके षष्ठम विपत्ति लोक में पहुंचने की संभावना लगभग 90% हो जाती है। ऐसी चमत्कारी गोलियों ने अनगिनत योद्धाओं को आकर्षित किया है। न केवल महाकौशल महाद्वीप के योद्धा बल्कि पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के अन्य हिस्सों के योद्धा भी महाकौशल महाद्वीप में उमद्य आस्पद है। महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की मासिक नीलामियां हमेशा लोगों से खचाखच भरी रहती थीं, जो अनगिनत योद्धाओं को आकर्षित करती थीं। इसने कभी गुमनाम रहे महाकौशल महाद्वीप को पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में एक अत्यंत चकाचौंध वाली जगह में बदल दिया। महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा पेश की जाने वाली चतुर्थ विपत्ति गोलियां मूल रूप से हर महीने अलग अलग योद्धाओं को नीलाम की जाती थीं। हालांकि 6 महीने पहले महाकौशल महाद्वीप में एक रहस्यमयी महिला के आने के बाद से वह महाकौशल महाद्वीप की नीलामियों में सारी चतुर्थ विपत्ति गोलियां खरीद रही है। इस रहस्यमयी महिला की हरकतों को लेकर कई योद्धा बहुत गुस्से में थे। आखिरकार वे पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से विशेष रूप से इन चतुर्थ विपत्ति गोलियों के लिए बोली लगाने आए थे, लेकिन अब इस रहस्यमयी महिला द्वारा हर बार उन्हें छीन लिया जा रहा था। शुरुआत में कई योद्धाओं के मन में बुरे इरादे थे और वे उस रहस्यमयी महिला को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से बिना किसी अपवाद के उन सभी को उस महिला ने सबक सिखा दिया जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश की। बाद में कुछ पूछताछ करने के बाद कुछ योद्धाओं को पता चला कि यह रहस्यमयी महिला वास्तव में रहस्यमयी कन्या महल की युवा स्वामिनी देवयानी थी, जो पूर्वी नक्षत्र के प्रसिद्ध 5 शूरवीरों में से एक थी। उसकी पहचान जानने के बाद किसी भी योद्धा ने उस पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार पूर्वी नक्षत्र के 5 शूरवीर पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के सबसे कुलीन लोगों में से थे। उनसे अधिक ताकतवर बहुत कम योद्धा थे। आम लोग भला ऐसे शक्तिशाली लोगों को नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? इसलिए अगले कुछ महीनों में जब भी देवयानी बोली लगाती, अन्य योद्धा उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करते, जिससे वह लगातार अपेक्षाकृत कम कीमतों पर चतुर्थ विपत्ति गोलियां प्राप्त कर लेती। इस बार नीलामी के बाद देवयानी ने जो चतुर्थ विपत्ति गोलियां प्राप्त की थीं, उन्हें लेकर वह सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से निकली और उस सराय में लौट आई जहां वह महाकौशल महाद्वीप में रुकी हुई थी। युवा स्वामिनी, आप हर बार सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में आने पर इन चतुर्थ विपत्ति गोलियों पर बोली क्यों लगाती हैं? एल्डर देवकी ने देवयानी से पूछा।
आखिरकार वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई। एल्डर देव की, शायद आपको पता ना हो, लेकिन जहां इन चतुर्थ विपत्ति गोलियों के बारे में कहा जाता है कि ये चतुर्थ और पंचम विपत्ति लोक के योद्धाओं को अगले लोक में जाने में मदद करती हैं, वहीं इनमें एक निश्चित अद्भुत शक्ति भी होती है जिसका मुझ जैसे सप्तम विपत्ति लोक के योद्धाओं पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ डेडियता है। देवयानी ने उत्तर दिया, क्या इन चतुर्थ विपत्ति गोलियों का आप जैसे सप्तम विपत्ति लोक के योद्धाओं पर इतना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ डेडियता है? युवा स्वामिनी एल्डर देव की हैरान रह गई, उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। ये चतुर्थ विपत्ति गोलियां केवल चतुर्थ विपत्ति लोक की गोलियां हैं, फिर भी इनका देवयानी जैसे सप्तम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ पर इतना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ डीडीएच सकता है, यह तो पूरी तरह से अविश्वसनीय है। आपको पता होना चाहिए कि देवयानी कोई साधारण सप्तम विपत्ति लोक की योद्धा नहीं है, बल्कि सप्तम विपत्ति लोक के योद्धाओं में सबसे उत्कृष्ट लोगों में से एक है। तथ्य यह है कि चतुर्थ विपत्ति स्तर की गोली का सप्तम विपत्ति लोक के योद्धा पर प्रभाव पड़ सकता है, यह पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन इसका देवयानी जैसे सप्तम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ पर इतना महत्वपूर्ण प्रभाव होना सच में अविश्वसनीय था। बिल्कुल सही, मैंने इस दौरान बहुत सारी चतुर्थ विपत्ति गोलियों का सेवन किया है। हालांकि उन्होंने मुझे अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश नहीं करने दिया है, लेकिन मेरी साधना में काफी सुधार हुआ है, देवयानी ने कहा। 6 महीने पहले की तुलना में मेरी साधना कम से कम 30% बढ़ गई है। क्या? युवा स्वामिनी, 6 महीने पहले की तुलना में आपकी साधना 30% बेरच गई है। यह सुनकर एल्डर देव की को एक बार फिर बहुत आश्चर्य हुआ। देवयानी के स्तर पर साधना में आगे बढ़ने वाला हर कदम अत्यंत कठिन था, यहां तक कि थोड़ा सा सुधार करने के लिए भी अविश्वसनीय रूप से लंबे समय तक संचय की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब देवयानी ने वास्तव में कहा कि केवल 6 महीनों में उसकी साधना में 30% की वृद्धि हुई है। विकास की इतनी आश्चर्यजनक दर ऐसी थी जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं देखा या सुना था। अगर ये शब्द देवयानी के मुंह से नहीं निकले होते तो वह कभी भी इतने बेतुके दावे पर विश्वास नहीं करती। देवयानी ने सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता कि महाकौशल महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल को इतनी चमत्कारी गोली कहां से मिली। अगर मैंने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव नहीं किया होता तो मुझे शायद ही विश्वास होता कि इस दुनिया में ऐसी गोली मौजूद हो सकती है। सच कहूं तो वह भी चतुर्थ विपत्ति गोली के चमत्कारी प्रभावों से अत्यंत चकित थी। वह इस बार केवल अपनी किस्मत आजमाने के लिए महाकौशल महाद्वीप आई थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यहां आना सही फैसला होगा। अगर वह इस चतुर्थ विपत्ति गोली का उपयोग करके साधना जारी रख सकती है तो उसे विश्वास है कि वह अधिकतम 10 वर्षों में अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश कर सकती है। चतुर्थ विपत्ति गोली के चमत्कारी प्रभावों ने अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए देवयानी के आत्मविश्वास को बहुत बढ़ा दिया। हालांकि जहां ये चतुर्थ विपत्ति गोलियां बेहतरीन थीं, वहीं इनकी एकमात्र कमी सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से होने वाली अत्यंत सीमित आपूर्ति थी। हर महीने महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल केवल 5 चतुर्थ विपत्ति गोलियों की नीलामी करता था। उसने तो व्यक्तिगत रूप से महाकौशल महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष एकांश से भी संपर्क किया था और उच्च कीमत पर अधिक चतुर्थ विपत्ति गोलियां खरीदने का वादा किया था। दुर्भाग्य से एकांश ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। चूंकि महाकौशल महाद्वीप का सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल प्रतिमाह अधिकतम 5 चतुर्थ विपत्ति गोलियां ही दे सकता था। भले ही एकांश अधिक चाहता हो, वह उन्हें उपलब्ध कराने में शक्तिहीन था। तलवार संप्रदाय द्वारा उसे दी जाने वाली मासिक आपूर्ति इसी मात्रा तक सीमित थी। एकांश मात्र एक देवयानी के लिए तलवार संप्रदाय जैसे महत्वपूर्ण भागीदार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएगा। भले ही देवयानी रहस्यमयी कन्या महल की युवा स्वामिनी और पूर्वी नक्षत्र के 5 शूरवीरों में से एक थी, तो क्या एकांश के दिल में देवयानी तलवार संप्रदाय की एक उंगली के बराबर भी नहीं थी। तलवार संप्रदाय ने न केवल उसे अपार उपलब्धियां प्रदान की, बल्कि उसकी साधना को एक अकल्पनीय गति से आगे बढ़ने का मौका भी दिया। पहले इतने कम समय में षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करना एक ऐसी बात थी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन तलवार संप्रदाय की मदद से उसने कुछ ऐसा हासिल किया जिसका उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रहस्यमयी कन्या महल की युवा स्वामिनी देवयानी की तो बात ही छोड़िए, भले ही रहस्यमयी कन्या महल की स्वामिनी सुलोचना खुद मौजूद होती तो क्या एकांश के दिल में पूरा रहस्यमयी कन्या महल तलवार संप्रदाय का मुकाबला नहीं कर सकता था। महाकौशल महाद्वीप, नीलिमाया मंडप। भावेश, क्या तुमने अच्छी तरह से छानबीन कर ली है? आखिर वह रहस्यमयी महिला कौन है? क्या वह रहस्यमयी कन्या महल की युवा स्वामिनी है? नीलिमा ने भावेश से पूछा। महाकौशल महाद्वीप में इस रहस्यमयी महिला के आने ने स्वाभाविक रूप से नीलिमा का ध्यान आकर्षित किया था। उसने पहले नीलामी में भाग लिया था और देवयानी को एक के बाद एक 5 चतुर्थ विपत्ति गोलियों के लिए बोली लगाते हुए देखा था। नीलिमा जी, हमारी जांच के आधार पर हम मूल रूप से यह पुष्टि कर सकते हैं कि वह रहस्यमयी महिला वास्तव में रहस्यमयी कन्या महल की युवा स्वामिनी देवयानी है। भावेश ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और सूचना दी। रहस्यमयी कन्या महल की युवा स्वामिनी हमारे महाकौशल महाद्वीप जैसी छोटी सी जगह पर क्यों आएगी? भावेश की बातें सुनकर नीलिमा ने अपनी चिकनी ठुड्डी सहलाई। उसकी आंखों में एक विचारशील भाव था। भावेश, जल्दी से छानबीन करो और इस देवयानी के बारे में सब कुछ पता लगाओ। कुछ देर विचार करने के बाद नीलिमा ने अंततः भावेश की ओर देखा और कहा, जी नीलिमा जी। भावेश ने सहमति व्यक्त की और फिर वहां से चला गया। चीजों को पूरा करने की भावेश की क्षमता निस्संदेह उत्कृष्ट थी। सिर्फ आधे महीने में भावेश ने देवयानी की पृष्ठभूमि के बारे में काफी हद तक जांच कर ली थी। लगता है कि देवयानी आखिरकार कोई बुरी इंसान नहीं है। नीलिमा ने भावेश द्वारा प्रस्तुत की गई फाइल को देखा। उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव था। देवयानी के पिछले कार्यों को देखते हुए यह महिला कम से कम एक अच्छी इंसान तो थी ही। फाइलों को पढ़ने के बाद नीलिमा को तुरंत देवयानी के प्रति थोड़ा अधिक अनुकूल महसूस हुआ। नीलिमा जी, इस देवयानी का आपके साथ मतलब मालिक के साथ कोई संबंध हो सकता है? भावेश ने नीलिमा से बात करने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। तुमने क्या कहा? इस देवयानी का विराट के साथ संबंध है? यह सुनकर नीलिमा तुरंत उत्तेजित हो गई। वह अचानक अपनी सीट से खड़ी ही हो गई और भावेश को गुस्से से घूरते हुए पूछा, देवयानी का विराट के साथ संबंध कैसे हो गया? मुझे साफ साफ बताओ। वह कमीना विराट फिर से मुझे धोखा दे रहा है। यह बहुत ही अपमानजनक है। नीलिमा के क्रोधित भाव को देखकर भावेश को तुरंत अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह इतना बातूनी नहीं बनता और इस मामले का खुलासा नहीं करता। शुरुआत में उसके मन में कुछ आपत्तियां थीं। यही वजह थी कि उसने इस मामले को जांच की फाइलों में नहीं लिखा था। हालांकि नीलिमा और विराट के बीच घनिष्ठ संबंधों को देखते हुए नीलिमा को यह मामला बताने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह सुनकर नीलिमा इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगी। खैर,
मुझे बारीकियों के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मेरी जांच के अनुसार 6 महीने पहले मालिक रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में दिखाई दिए थे। वहां मालिक देवयानी से मिले और वे एक दूसरे से काफी परिचित लग रहे थे। उस समय मालिक के साथ एक महिला भी थी और मेरी जांच के अनुसार वह महिला प्रबंधक शालिनी होनी चाहिए। अगर नीलिमा जी विवरण जानना चाहती हैं तो वे प्रबंधक शालिनी से ही पूछ सकती हैं। नीलिमा के अधीनस्थ के रूप में उसे उसके सवाल का जवाब देना था, लेकिन इस मामले में विराट शामिल था, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें विराट का निजी रोमांटिक इतिहास शामिल हो सकता था। उसने इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं की, इसलिए जब जांच इस बिंदु पर पहुंची तो उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अगर नीलिमा सच में और जानना चाहती थी तो उसे शालिनी या खुद विराट से पूछना चाहिए। वह ऐसी परेशानी में नहीं पड़ी डीडीचना चाहता था। क्या यहां तक कि प्रबंधक शालिनी भी इसमें शामिल है? यह सुनकर नीलिमा फिर से स्तब्ध रह गई। ठीक है, मैं समझ गई, तुम जा सकते हो। नीलिमा ने एक पल के लिए विचार किया, फिर अपना हाथ हिलाते हुए भावेश को जाने का इशारा किया। नीलिमा जी, तो मैं चलता हूं। यह सुनकर भावेश को लगा जैसे उसे माफी मिल गई हो और उसने जल्दी से वहां से विदा ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि देवयानी की जांच करने से विराट तक बात पहुंच जाएगी। अगर यह मामला उसके कारण पूरे तलवार संप्रदाय में फैल गया तो विराट शायद उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। अपनी पत्नियों से विराट का डर तलवार संप्रदाय में कोई रहस्य नहीं था। अगर उसके इश्कबाजी की बात पूरे संप्रदाय में फैल गई तो वे शेरनियां निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देंगी। अगर विराट को तलवार संप्रदाय में सजा भुगतनी पड़ जाती है तो वह अनिवार्य रूप से इस मामले के स्रोत की जांच करेगा। एक बार जब विराट इसके स्रोत का पता लगा लेगा कि यह उसी से शुरू हुआ था तो उसे निश्चित रूप से परिणाम भुगतने होंगे। भावेश पहले से ही विचार कर रहा था कि क्या कुछ समय के लिए कहीं छिपने की जगह ढूंढ ली जाए। नीलिमा, क्या हमें जाकर प्रबंधक शालिनी से स्थिति के बारे में पूछना चाहिए? भावेश के जाने के बाद माया ने नीलिमा की ओर देखा और पूछा। बिल्कुल, नीलिमा ने निश्चितता के साथ कहा। उस कमीने विराट ने मेरी पीठ पीछे अनगिनत अपमानजनक काम किए हैं। इस मामले की जांच होनी चाहिए। अगर सच में उसका उस औरत देवयानी के साथ कोई अनुचित संबंध है तो हमें इस बारे में दीदी निहारिका को बताना होगा। इस मामले में विराट निस्संदेह निहारिका से सबसे ज्यादा डरता था। जहां तक चंपा की बात है, इस स्थिति में विराट पर उसका प्रभाव शून्य के बराबर था। चंपा पूरी तरह से विराट के अधीन थी। वह बिना किसी सवाल के उसकी हर बात मानती थी और उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास कितनी औरतें हैं। चंपा तभी उसके लिए खरीदी होगी जब विराट उसे परेशान करेगा। इसलिए नीलिमा केवल तभी चंपा की शरण में जाती थी जब वह मुसीबत में होती थी। विराट से जुड़े अन्य मामलों के लिए वह या तो निहारिका, यामिनी या शालिनी के पास जाती थी। केवल ये औरतें ही विराट के खिलाफ उसके साथ खड़ी होंगी। इस मामले में चंपा के पास जाना बेकार था। तुरंत ही नीलिमा ने माया को पकड़ा और स्थिति को समझने के लिए शालिनी को खोजने के लिए वापस शक्ति सिंधु महाद्वीप भाग गई। देवयानी? नीलिमा के सवाल से शालिनी भौचक्की रह गई। नीलिमा जी, आप देवयानी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? शालिनी ने हैरान होते हुए नीलिमा से पूछा। वह यह भी जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि नीलिमा को कैसे पता चला कि वह और विराट रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में गए थे। यह चिड़िया दिनों दिन बहुत चालाक होती जा रही थी। आखिरकार उसने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया था। क्या ऐसा हो सकता है कि विराट ने नीलिमा को बताया हो? इसका कोई मतलब नहीं था। विराट को नीलिमा के स्वभाव को अच्छी तरह से जानना चाहिए। अगर उसे पता चलता कि वह रहस्यमयी कन्या महाद्वीप गया था और देवयानी के साथ उसके संदिग्ध संबंध थे तो यह निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय में हंगामा खड़खड़ा कर देगा। मैं देवयानी से महाकौशल महाद्वीप में मिली थी। वह यहाँ आई थी और लगातार हमारी चतुर्थ विपत्ति गोलियों पर बोली लगा रही थी, इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहती थी। नीलिमा ने कुछ नहीं छिपाया और सच सच बता दिया। देवयानी महाकौशल महाद्वीप आई है। वह यहाँ क्या कर रही है? नीलिमा की बातें सुनकर शालिनी भी हैरान रह गई। प्रबंधक शालिनी, ऐसा लगता है कि आप हमारे तलवार संप्रदाय की चतुर्थ विपत्ति गोलियों के इर्द गिर्द की प्रसिद्धि से पूरी तरह अनजान नहीं है। उनकी प्रतिष्ठा पहले ही पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में फैल चुकी है। अभी अन्य महाद्वीपों से अनगिनत योद्धा महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में हमारी चतुर्थ विपत्ति गोलियों को खरीदने के लिए उमद्दात रहे हैं। इस देवयानी ने शायद हमारी चतुर्थ विपत्ति गोलियों की प्रतिष्ठा के बारे में सुना होगा। यही कारण है कि वह उन्हें खरीदने के लिए यहाँ आई है, नीलिमा ने समझाया। ओह, तो यह बात है। यह सुनकर शालिनी के चेहरे पर समझ का भाव आ गया। ऐसा लगता है कि देवयानी काफी दबाव में है। वह शायद अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए उत्सुक है। यही कारण है कि वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए महाकौशल महाद्वीप आई है। शालिनी ने एक पल सोचने के बाद कहा। प्रबंधक शालिनी, आपका क्या मतलब है? नीलिमा ने उत्सुकता से पूछा। मैंने विराट को यह कहते सुना था कि उसके स्वर्ण नाग अवतार का देवयानी से पूर्वी सागर में सामना हुआ था। उस समय पंचमकर संप्रदाय के 3 सिर वाले मकर दानव द्वारा देवयानी का पीछा किया जा रहा था। विराट का स्वर्ण नाग अवतार चुपचाप खड्डा होकर तमाशा नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उसे बचा लिया। बाद में रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में देवयानी के कारण विराट का नाग वंश के युवा स्वामी अनूप के साथ विवाद हो गया। मुझे लगता है कि रहस्यमयी कन्या महल किसी मुसीबत में है। यही कारण है कि देवयानी अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश करने का अवसर खोजने के लिए इतनी उत्सुक है, शालिनी ने कहा। देवयानी ने पहले खजाने और अवसर खोजने के लिए पूर्वी सागर जाने का जोखिम उठाया। रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में उसने अष्टम विपत्ति सफलता गोली के लिए भी प्रतिस्पर्धा की। अब वह महाकौशल महाद्वीप आई है और उसने तलवार संप्रदाय से चतुर्थ विपत्ति गोली जीती है। इन सभी संकेतों को देखते हुए देवयानी शायद अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश करने की जल्दी में है। इसलिए शालिनी ने अनुमान लगाया कि रहस्यमयी कन्या महल को निश्चित रूप से किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा, जिसके कारण देवयानी अपनी ताकत में सुधार करने के लिए इतनी उत्सुक थी। हालांकि शालिनी का अनुमान पूरी तरह से सटीक नहीं था, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर भी नहीं था। इतने सीमित सुरागों से सच्चाई का इतने करीब से अनुमान लगाने में सक्षम होना शालिनी की उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। तलवार संप्रदाय के खजाना विभाग के प्रमुख के रूप में, जिसके पास अपार वित्तीय शक्ति थी और जो सभी रसद मामलों का प्रबंधन करती थी और सब कुछ इतनी कुशलता से संभालती थी, शालिनी कोई साधारण इंसान नहीं थी। ऐसी आश्चर्यजनक बुद्धि के बिना वह इतनी भारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी और न ही उसने विराट का पूर्ण विश्वास अर्जित किया होता। ओह, तो यह बात है। शालिनी की बातें सुनकर नीलिमा के चेहरे पर समझ का भाव आ गया और उसने गहरी सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, प्रबंधक शालिनी ने जो कहा वह कुछ हद तक सही लगता है। वैसे प्रबंधक शालिनी, विराट और देवयानी के बीच वास्तव में क्या संबंध है? क्या उनके बीच कुछ ऐसा है जो स्पष्ट नहीं है? नीलिमा रुकी, फिर शालिनी की ओर देखकर पूछा। यह आपको खुद विराट से पूछना चाहिए। मुझे भी नहीं पता कि उनका रिश्ता क्या है, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा।
वह सच में विराट और देवयानी के बीच के रिश्ते को लेकर स्पष्ट नहीं थी। उसे लगा कि विराट पर सीधे कीचड़े डीएच उछालना थोड़ा अनुचित होगा। आखिरकार विराट उसे रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में ले गया था और शालिनी उस अनुभव से बहुत संतुष्ट थी। इसलिए वह इस मामले में विराट की पीठ में छुरा घोंपने को लेकर दोषी महसूस कर रही थी। हालांकि शालिनी ने विराट का बचाव करने से भी इनकार कर दिया। आखिरकार वह विराट के इश्कबाजी से कुछ हद तक असंतुष्ट थी। हालांकि यह विचार करते हुए कि विराट उसे घुमाने ले गया था, वह इस मामले पर आगे नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन अब चूंकि नीलिमा ने इस रहस्य का पता लगा लिया था, तो वह उसे आगे की जांच करने से नहीं रोकेगी। नीलिमा के हंगामा करने से विराट भविष्य में अधिक संयमित रहेगा और हमेशा बाहर इश्कबाजी नहीं करेगा। घर की सभी औरतों को नजरअंदाज करते हुए और इसके बजाय दूसरी औरतों के साथ संदिग्ध संबंध रखने के लिए भाग जाना शालिनी के लिए नाराजगी महसूस न करना असंभव था। ठीक है, शालिनी की बातें सुनकर नीलिमा के पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उसे शालिनी से कोई निश्चित जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन उसे देवयानी की स्थिति के बारे में गहरी समझ प्राप्त हो गई थी। इसके बाद नीलिमा और माया विराट को खोजने गईं और उसके सामने ही देवयानी की स्थिति के बारे में पूछा। पगली चिड़िया, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा। देवयानी और मैं सच में सिर्फ आम दोस्त हैं। विराट ने नीलिमा की ओर देखा और बेबसी से कहा, देवयानी और मैं केवल 2 बार मिले हैं और हमने एक साथ जो कुल समय बिताया है वह 1 घंटे से भी अधिक नहीं है। मुझे बताओ, हमारे बीच किस तरह का रिश्ता हो सकता है? वह सच में इस पगली चिड़िया से तंग आ गया था, जो हमेशा इसी तरह के सवाल पर अड़ी रहती थी। और यह सच में अजीब था। इस पगली चिड़िया को यह विचार कहां से आया कि वह और देवयानी आपस में जुड़े हुए थे? क्या ऐसा हो सकता है कि शालिनी ने उसे बताया हो? यह असंभव लग रहा था। विराट शालिनी के स्वभाव को काफी अच्छी तरह से जानता था। वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी। इसके अलावा शालिनी और नीलिमा बहुत करीब नहीं थी। अगर यह निहारिका होती तो यह बात समझ में आती, क्योंकि निहारिका और नीलिमा बहुत करीब थीं। उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। नीलिमा अक्सर निहारिका को बातों के बारे में बताती थी और निहारिका भी नीलिमा को दिलचस्प बातों के बारे में बताती थी। विराट, क्या तुम सच कह रहे हो? विराट की बातें सुनकर नीलिमा ने अभी भी संदेह भरी नजर से पूछा। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मत करो, विराट ने चिढ़ते हुए कहा। वह सच में इस पगली चिड़िया से नहीं उलझना चाहता था जिसका दिमाग खराब था, लेकिन चिड़िया बहुत बातूनी थी। अगर उसने चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं समझाया तो यह पूरे तलवार संप्रदाय में खबर फैला देगी। अगर यह बात निहारिका, शुभांगी, यामिनी और सुहाना तक पहुंच गई तो उसके घर में बवाल मच जाएगा। इस परेशानी से बचने के लिए विराट ने नीलिमा को बार बार समझाया, लेकिन यह देखकर कि नीलिमा अभी भी उस मामले के पीछे पड़ी है, विराट ने बस हार मान ली और उसे नजरअंदाज कर दिया। अगर नीलिमा सच में बात फैलाती है तो वह बस निहारिका और अन्य लोगों को इसे समझा देगा। जहां निहारिका और यामिनी को भी जलन होने की संभावना थी, वहीं वे इस नीलिमा की तरह अनुचित व्यवहार नहीं करती थीं। इसके अलावा अगर वह इसे समझा नहीं सका तो वह हमेशा शालिनी को उसके लिए गवाही देने के लिए कह सकता है। ठीक है, मैं इस बार तुम पर विश्वास कर लूंगी। विराट की बातें सुनकर नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, ओह, वैसे विराट, ये देवयानी, वह एक अच्छी इंसान होनी चाहिए, है ना? नीलिमा ने विराट से आखिरी बार पूछा। देवयानी की अपनी जांच के आधार पर देवयानी को एक अच्छा इंसान माना जाना चाहिए, लेकिन अपने फैसले को लेकर अधिक आश्वस्त होने के लिए नीलिमा ने फिर भी विराट से पूछा, मुझे ऐसा लगता है। विराट ने यह सुनकर सिर हिलाया। हालांकि वह देवयानी को ज्यादा समय से नहीं जानता था, लेकिन अपनी सीमित समझ से उसे लगा कि देवयानी कोई बुरी इंसान नहीं होनी चाहिए। पगली चिड़िया, तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? विराट ने नीलिमा की ओर देखा और कुछ उलझन में पूछा। तुम उस बारे में चिंता मत करो, नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा। माया, चलो चलते हैं। इस समस्या को सुलझाने के बाद नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए और माया से कहा। फिर वे दोनों जल्दी से अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर से निकल गईं और अपने रोमांच पर आगे बढ़ गईं। ये देखकर विराट खुद को असहाय महसूस करने से नहीं रोक पाया। हालांकि विराट उनके बारे में कितना भी असहाय क्यों न महसूस करे, वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उस पगली चिड़िया के पास अब तलवार संप्रदाय में शक्तिशाली समर्थक थे, चाहे वह निहारिका हो, चंपा हो या खुद उसकी मां मीरा हो और दिव्य पवन महल की महारानी रेणुका हो। नीलिमा के उन सभी के साथ बेहतरीन संबंध थे। इतने सारे शक्तिशाली समर्थकों के साथ उस पगली चिड़िया का साहस असाधारण था, और इतने सारे शक्तिशाली समर्थकों के होते हुए विराट सच में बिना किसी कारण के उसे सबक सिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर उसके पास इस पगली चिड़िया से निपटने का कोई अच्छा कारण होता तो वह संभाल सकता था, लेकिन अगर उसे कोई अच्छा कारण नहीं मिला तो यह पगली चिड़िया निश्चित रूप से उससे हिसाब चुकता करने के लिए कई शक्तिशाली समर्थकों को ले आएगी। नीलिमा, तुम देवयानी की छानबीन करने पर इतना ध्यान क्यों दे रही हो? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? माया ने नीलिमा की ओर देखते हुए पूछा। वह भी नीलिमा के कार्यों को लेकर थोड़ी असमंजस में थी। हे, बेशक यह उपयोगी होगा। यह सुनकर नीलिमा खिलखिलाकर हंसी। माया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि देवयानी एक सोने की खान है? नीलिमा, क्या तुम देवयानी के साथ व्यापार करने की सोच रही हो? नीलिमा की बातें सुनकर माया ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल सही, नीलिमा ने सिर हिलाया और कहा। ऐसे रईस के साथ व्यापार करना उन दिव्य विकास लोक के योद्धाओं के साथ व्यापार करने की तुलना में कहीं अधिक लाभदायक है। लेकिन क्या हम कोई परेशानी तो खरीदी नहीं कर देंगे? माया ने यह सुनकर कुछ चिंता के साथ पूछा। इसलिए मुझे देवयानी की पृष्ठभूमि की सावधानीपूर्वक जांच करने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह एक बुरी इंसान नहीं है। नीलिमा ने कहा। जब तक वह एक अच्छी इंसान है, भले ही हम अपने तलवार संप्रदाय के उत्पाद उसे बेचें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी तलवार संप्रदाय के उत्पादों को अंततः एकांश के साथ सहयोग के माध्यम से बेचना ही होगा। मेरे एक सौदा करने में क्या हर्ज है? अम्मा, तुम जो कह रही हो वह कुछ हद तक सही लगता है, माया ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। तलवार संप्रदाय के इन उत्पादों को अंततः एकांश के सहयोग से ही बेचा जाएगा, और एकांश सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में नीलामी करते समय प्रत्येक नीलामीकर्ता की पृष्ठभूमि की जांच करने की जहमत नहीं उठाएगा। नीलिमा ने पहले ही इतना शोध कर लिया है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, महाकौशल महाद्वीप, वह सराय जहां देवयानी रुकी हुई है। युवा स्वामिनी, 2 युवतियां कह रही हैं कि उन्हें आपसे मिलना है। रहस्यमयी कन्या महल की एक शिष्या ने देवयानी को सूचना दी। इस बार देवयानी अपने साथ न केवल एल्डर देवकी को महाकौशल महाद्वीप लेकर आई थी, वह रहस्यमयी कन्या महल की कई शिष्याओं को भी लाई थी। स्वामिनी सुलोचना ने इन शिष्याओं को देवयानी के साथ मुख्य रूप से उसकी दैनिक जरूरतों का ध्यान रखने के लिए भेजा था। 2 युवतियां मुझसे मिलना चाहती हैं? देवयानी हैरान रह गई। क्या उन्होंने बताया कि वे मुझसे किस बारे में मिलना चाहती थीं? उन्होंने नहीं बताया, केवल इतना कहा कि यह मामला अत्यंत गोपनीय है और उन्हें युवा स्वामिनी के साथ व्यक्तिगत रूप से इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है, रहस्यमयी कन्या महल की शिष्या ने कहा। यह सुनकर देवयानी ने एक पल के लिए विचार किया।
इस महाकौशल महाद्वीप में उनका कोई परिचित नहीं था। ये दोनों उससे क्या चाहती थीं? क्या वे फिर से उसके खिलाफ साजिश रच रही थीं? जब वह पहली बार महाकौशल महाद्वीप में आई थी तो कई योद्धाओं ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उन सभी से निपट लिया था। उसकी ताकत देखने के बाद लंबे समय तक किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें अंदर आने दो। कुछ देर विचार करने के बाद देवयानी ने रहस्यमयी कन्या महल की शिष्या से कहा। वह देखना चाहती थी कि ये दोनों क्या कर रही हैं। देवयानी को उनके किसी भी षड्यंत्र का डर नहीं था। इस छोटे से महाकौशल महाद्वीप में कोई भी उसकी सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचा सकता था। जी युवा स्वामिनी, रहस्यमयी कन्या महल की शिष्या सहमत हुई और चली गई। जल्द ही वह दो अत्यंत सुंदर युवतियों को अंदर ले आई। जब देवयानी ने उन दोनों लड़ी डीएचकियों को देखा तो वह तुरंत उनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई। इस दुनिया में इतनी सुंदर महिलाएं कैसे हो सकती हैं, खासकर हरे रंग का लबादा पहने वह लड़ी डीएचकी। हालांकि वह युवा दिख रही थी और उसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आश्चर्यजनक सुंदरता निर्विवाद थी। भले ही देवयानी को अपने रूप रंग पर अत्यधिक विश्वास था, लेकिन वह हरे रंग के लबादे वाली इस लड्डेचकी के सामने थोड़ाहीन महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। लड्डेचकी की सुंदरता इतनी उत्कृष्ट थी कि उसे एक अप्सरा के रूप में वर्णित करना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। जो दो लड्डेकियां उसके दरवाजे पर आई थीं, वे कोई और नहीं बल्कि नीलिमा और माया थीं। तुम दोनों को यहाँ क्या बात खींच लाई? देवयानी ने नीलिमा और माया की ओर देखते हुए पूछा। हमने कुछ खबरें सुनी हैं। हमने सुना है कि युवा स्वामिनी चतुर्थ विपत्ति गोली में बहुत रुचि रखती है। नीलिमा ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधे काम की बात पर आ गई। तो तुम भी मेरे पास मौजूद चतुर्थ विपत्ति गोली के लिए आई हो? देवयानी ने यह सुनकर अपनी भौं उठाई और शांति से कहा, हालांकि तुम्हारी ताकत के साथ मुझसे इस चतुर्थ विपत्ति गोली को छीनने की कोशिश करना शायद थोड़ा दुस्साहसपूर्ण है। हालांकि देवयानी के शब्दों ने सचमुच नीलिमा और माया की ताकत को कम करके आंका था। उनकी वर्तमान ताकत के साथ यहां तक कि एक के बाद एक लड़ाई में भी देवयानी उन दोनों में से किसी का भी मुकाबला नहीं कर पाएगी। एक साथ मिलकर वे बहुत कम प्रतिरोध का सामना करेंगी। बेशक नीलिमा और माया इस बार देवयानी का अपहरण करने नहीं आई थीं। युवा स्वामिनी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आपके पास मौजूद चतुर्थ विपत्ति गोली में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। नीलिमा ने अपना हाथ हिलाया। तो फिर तुम यहां क्यों आई हो? यह सुनकर देवयानी हैरान रह गई और उसने संदेह से पूछा, मैं यहां युवा स्वामिनी से यह पूछने आई हूं कि क्या आप उच्च स्तर की गोलियों में रुचि रखती हैं? नीलिमा ने देवयानी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर देवयानी को एहसास हुआ कि ये दोनों वहां उसे अपना व्यवसाय बेचने आई थीं। माफ करना, मुझे दूसरी गोलियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, देवयानी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। चतुर्थ विपत्ति गोली के चमत्कारी प्रभावों का अनुभव करने के बाद उसे अब साधारण गोलियों की परवाह नहीं थी। वह इस चतुर्थ विपत्ति गोली के लिए सप्तम विपत्ति स्तर की गोली का भी व्यापार नहीं करेगी। युवा स्वामिनी, मना करने में इतनी जल्दबाजी न करें, नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारी गोलियां और चतुर्थ विपत्ति गोलियां एक ही स्रोत से आती हैं, बस ये एक स्तर ऊपर हैं। बोलते हुए नीलिमा ने अपनी हथेली खोली, जिसमें एक शक्तिशाली आभा बिखेरती हुई गोली दिखाई दी। यह एक पंचम विपत्ति गोली थी जिसे उसने खजाना विभाग से बदला था। हालांकि खजाना विभाग ने अभी तक उसके और माया के लिए महाविपत्ति लोक से ऊपर की गोलियों की बद्धी मात्रा नहीं खोली थी। उनका नीलिमाया मंडप अभी भी विभाग से केवल जन्मजात स्तर की गोलियां ही खरीद सकता था। हालांकि जहां नीलिमा और माया खजाना विभाग से बद्धी मात्रा में खरीदारी नहीं कर सकती थीं, वे अभी भी कुछ पंचम विपत्ति गोलियों का आदान प्रदान कर सकती थीं। आखिरकार वे भी तलवार संप्रदाय की सदस्य थीं और तलवार संप्रदाय का प्रत्येक सदस्य खजाना विभाग से एक निश्चित संख्या में पंचम विपत्ति गोलियों का आदान प्रदान कर सकता था। हालांकि मात्रा पर महत्वपूर्ण सीमाएं थीं। नीलिमा का इरादा इन पंचम विपत्ति गोलियों को बड़े पैमाने पर बेचने का नहीं था, न ही उसे बहुत अधिक आदान प्रदान करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा वह नीलिमाया मंडप के नाम पर इन पंचम विपत्ति गोलियों को बेचने की योजना नहीं बना रही थी। आखिरकार नीलिमा अच्छी तरह जानती थी कि ये अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी गोलियां योद्धाओं के लिए कितनी आकर्षक हैं। यह तथ्य कि पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से योद्धा सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की नीलामी में चतुर्थ विपत्ति गोलियों के लिए पागलों की तरह बोली लगाने के लिए महाकौशल महाद्वीप में उमद्देत रहे थे, यह दर्शाता था कि ये चतुर्थ विपत्ति गोलियां योद्धाओं के लिए कितनी आकर्षक थीं। अगर नीलामी सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल द्वारा आयोजित नहीं की जा रही होती तो भारी मुनाफे ने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के 5 प्रमुख संप्रदायों को भी प्रलोभित किया होता। हालांकि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल की प्रतिष्ठा के कारण, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न हो, उन ताकतों ने जल्दबाजी में कार्य करने की हिम्मत नहीं की। सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के साथ पंगा लेने की हिम्मत करना आत्महत्या करने के समान होगा। अगर उसने नीलिमाया मंडप के नाम पर पंचम विपत्ति गोली बेचने की हिम्मत की तो कुछ ही समय में नीलिमाया मंडप अनगिनत ताकतों द्वारा कुचल दिया जाएगा, क्योंकि नीलिमाया मंडप की वर्तमान ताकत के साथ ऐसे भारी मुनाफे की रक्षा करना बस पर्याप्त नहीं था। इसलिए इस बार नीलिमा व्यक्तिगत रूप से देवयानी को पंचम विपत्ति गोली बेचने आई थी, नीलिमाया मंडप के नाम पर नहीं। इसके अलावा इसे बेचने से पहले उसने देवयानी की पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच की। केवल यह महसूस करने के बाद कि देवयानी अपेक्षाकृत भरोसेमंद थी, उसने यह व्यवसाय करने का निर्णय लिया। नीलिमा के छोटे सफेद हाथ में पंचम विपत्ति गोली को देखकर देवयानी स्तब्ध रह गई। क्या यह गोली सच में चतुर्थ विपत्ति गोली के समान स्रोत से है? देवयानी ने नीलिमा की ओर देखा और कुछ संदेह के साथ पूछा। अगर युवा स्वामिनी को मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप इसे आजमा सकती हैं और आपको पता चल जाएगा, नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर देवयानी को आधा यकीन हो गया। चतुर्थ विपत्ति गोली के प्रभाव पहले से ही काफी चमत्कारी थे। अब चतुर्थ विपत्ति गोली से भी उच्च कोटि की गोली सामने आई है और वो भी उसी स्रोत से। अगर यह सच है तो यह मेरे लिए एक अविश्वसनीय भाग्य की बात होगी। लेकिन इस छोटी सी लड डेचकी को ऐसी गोली कहां से मिली जो चतुर्थ विपत्ति गोली से भी बढ़कर है? उसने व्यक्तिगत रूप से महाकौशल महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष एकांश से पूछा था। उनके सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल के पास वर्तमान में जो सबसे अच्छी गोली है वह चतुर्थ विपत्ति गोली है और वह भी सीमित मात्रा में है। यहां तक कि सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता है, तो इस छोटी सी लड डेचकी को यह कहां से मिली? अपने सामने खड्डी नीलिमा को देखकर देवयानी संदेह से भर गई। लगता है कि युवा स्वामिनी को मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो भूल जाइए। मैंने मूल रूप से सोचा था कि युवा स्वामिनी के पास एक पारखी नजर है। देवयानी की हिचकिचाहट को देखकर नीलिमा ने अफसोस जताते हुए कहा। बोलते हुए उसने पंचम विपत्ति गोली को रख दिया और माया को एक तरफ खींचते हुए कहा, माया चलो चलते हैं। 1 मिनट रुको। यह देखकर कि नीलिमा और माया जाने वाली हैं, देवयानी ने अचानक उन्हें पुकारा। क्या युवा स्वामिनी के पास कोई और निर्देश है? नीलिमा रुक गई और उसकी ओर मुद्दकर पूछा।
इस गोली की कीमत क्या है? देवयानी ने उसकी ओर देखकर पूछा। हम 50,000 महाविपत्ति स्फटिक। नीलिमा ने एक पल सोचा और कहा, 50,000 महाविपत्ति स्फटिक। यह सुनकर देवयानी का चेहरा सुन्न पर डीडीएच गया। 50,000 महाविपत्ति स्फटिक से एक बहुत अच्छा सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र खरीदा जा सकता था। उसकी यह गोली केवल एक पंचम विपत्ति स्तर की गोली थी, फिर भी वह इसे इतनी अत्यधिक कीमत पर बेच रही थी। सच में अपमानजनक। हालांकि अगर यह गोली वास्तव में चतुर्थ विपत्ति गोली के समान स्रोत से थी, जैसा कि उसने दावा किया था, तो कीमत अधिक नहीं थी, क्योंकि इस तरह की गोली के चमत्कारी प्रभावों के साथ अगर यह पंचम विपत्ति स्तर की गोली थी तो इसे 50,000 महाविपत्ति स्फटिक में बेचना बिल्कुल भी महंगा नहीं होगा। वास्तव में इसे बहुत ही उचित मूल्य माना जा सकता है। ठीक है, मैं इसे खरीद लूंगी। लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद देवयानी ने अंततः दांत पीसते हुए अपना फैसला किया। हालांकि 50,000 महाविपत्ति स्फटिक कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन रहस्यमयी कन्या महल की युवा स्वामिनी होने के नाते यह उसके लिए बहुत अधिक नहीं था। अगर वह इतनी छोटी सी रकम के कारण कोई बद्धा अवसर गंवा देती है तो उसे बहुत पछतावा होगा। भले ही गोली नकली हो तो अधिक से अधिक वह अपने 50,000 महाविपत्ति स्फटिक को पैसे की बर्बादी मान सकती थी, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युवा स्वामिनी, मैं गारंटी देती हूं कि यह गोली आपको निराश नहीं करेगी, इसलिए आप निश्चिंत रह सकती हैं। देवयानी की बातें सुनकर नीलिमा ने बहुत संतुष्टि के साथ कहा। फिर उसने फिर से पंचम विपत्ति गोली निकाली और उसे देवयानी को सौंप दिया। देवयानी ने भी 50,000 महाविपत्ति स्फटिक नीलिमा को सौंप दिए। देवयानी ने पंचम विपत्ति गोली ली और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वहीं निगल लिया। जैसे ही गोली उसके शरीर में प्रवेश कर गई, देवयानी ने अपने पेट से एक असीम औषधीय शक्ति को फैलते हुए महसूस किया। अविश्वसनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके मांस और रक्त का हर एक कतरा खुश हो गया, जैसे एक सूखी रेगिस्तान में बारिश हुई हो जो इस अद्भुत शक्ति को पूरी तरह से सोख रही हो। इस शुद्ध और विशाल औषधीय शक्ति को महसूस करते हुए देवयानी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। इस छोटी सी लाड़की ने उससे झूठ नहीं बोला था। यह गोली सच में चतुर्थ विपत्ति गोली के समान स्रोत से ही उत्पन्न हुई थी। उस अद्भुत शक्ति को नकली नहीं बनाया जा सकता था। बस बात यह थी कि यह पंचम विपत्ति स्तर की गोली चतुर्थ विपत्ति गोली की तुलना में उच्च कोटि की थी और इसकी औषधीय शक्ति कहीं अधिक थी। छोटी लड़की, क्या तुम्हारे पास ऐसी और भी गोलियां हैं? इस समय देवयानी को अपने शरीर के भीतर शुद्ध औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने की कोई परवाह नहीं थी। उसने नीलिमा की ओर देखा और घबराते हुए पूछा, देखिए युवा स्वामिनी, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, है ना? देवयानी के चेहरे के भाव देखकर नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं। देवयानी ने जल्दी से कहा, यह गोली सच में चतुर्थ विपत्ति गोली के समान स्रोत से उत्पन्न हुई है। इसके चमत्कार शब्दों से परे हैं। तुम्हारे पास कितनी गोलियां बची हैं? मैं वे सब खरीद लूंगी। मेरे पास ये गोलियां बहुत मुश्किल से आई हैं और मेरे पास ज्यादा नहीं है। मेरे पास कुल 10 गोलियां हैं। मैंने अभी एक आपको बेची है, इसलिए मेरे पास केवल 9 बची हैं। नीलिमा ने परेशान चेहरे के साथ कहा। उसने जो कहा वह पूरी तरह से झूठ नहीं था। वर्तमान में खजाना विभाग ने तलवार संप्रदाय में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बदले जा सकने वाली पंचम विपत्ति गोलियों की संख्या पर सख्त सीमाएं लगा रखी है। प्रत्येक व्यक्ति 5 से अधिक का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। उसने अपनी विनिमय राशि को माया की विनिमय राशि में जोड़ डाल दिया और उन दोनों ने मिलकर खजाना विभाग से केवल 10 गोलियों का आदान प्रदान किया था। लड्डचकी, मैं कीमत बढ़ा सकती हूँ। जब तक तुम ये गोलियां मुझे बेचोगी, मैं प्रति गोली 1 लाख महाविपत्ति स्फटिक देने को तैयार हूं। देवयानी ने हड्डहड्डाहट में कहा। ऐसी अद्भुत गोली, यहां तक कि 1 लाख महाविपत्ति स्फटिक प्रति गोली के हिसाब से भी लाभदायक ही होगी। अगर वह उन्हें किसी और को दोबारा बेचती है तो 1 लाख महाविपत्ति स्फटिक तो दूर की बात है, यहां तक कि 2 लाख या 3 लाख में भी लोग उन्हें खरीदने के लिए हाथापाई करेंगे। इस छोटी लड़की को कोई अंदाजा नहीं है कि इन गोलियों का वास्तव में क्या अर्थ है। चूंकि युवा स्वामिनी इतनी उत्साहित हैं तो ठीक है, मैं मन मारकर बाकी बची 9 पंचम विपत्ति गोलियां आपको बेच दूंगी। देवयानी की बातें सुनकर नीलिमा की आंखें चमक उठीं, लेकिन हालांकि वह बहुत खुश थी, फिर भी उसने बहुत अनिच्छुक होने का नाटक किया। छोटी लड़की, आज का यह उपकार मैं तुम पर उधार मानती हूं। अगर तुम्हें भविष्य में कोई परेशानी होती है तो तुम हमेशा मुझसे मदद मांग सकती हो। नीलिमा के चेहरे के भाव देखकर देवयानी ने जल्दी से कहा। फिर उसने एक संचार टोकन निकाला और नीलिमा को सौंपते हुए कहा, छोटी लड़की, अगर तुम्हें भविष्य में किसी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझसे संपर्क करने के लिए इस संचार टोकन का उपयोग कर सकती हो। अगर ऐसी बात है तो मैं युवा स्वामिनी को अग्रिम धन्यवाद देती हूं। यह देखकर नीलिमा ने मना नहीं किया, संचार टोकन लिया और मुस्कुराते हुए कहा। उसने देवयानी का संचार टोकन इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह वास्तव में भविष्य में परेशानी के मामले में उसकी मदद चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अभी भी उसके साथ व्यापार जारी रखने की उम्मीद थी। ऐसे आकर्षक लक्ष्य को केवल एक बार लूटना बर्बादी होगी। अगर उसे किसी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़े डीडीएचता जिसे वह खुद नहीं संभाल सकती, तो देवयानी का हस्तक्षेप व्यर्थ होगा। भले ही देवयानी सप्तम विपत्ति लोक की विशेषज्ञ थी, उससे 2 स्तर ऊपर नीलिमा को विश्वास था कि उसकी अपनी शक्ति उससे कम नहीं थी। उसकी जांच के अनुसार देवयानी ने सप्तम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय केवल 42 आकाशीय बिजलियों का सामना किया था, जबकि उसने पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 45 का सामना किया था। हालांकि उसने हाल ही में पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था, नीलिमा को विश्वास था कि वह लड़ाई में देवयानी से नहीं हारेगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए युवा स्वामिनी। देवयानी ने जल्दी से जवाब दिया। आप मुझे ऐसी कीमती अमृत बेचने को तैयार हैं, यह मुझ पर एक बद्धा उपकार है। वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मुझे बस नीलिमा कहकर बुलाइए, और यह माया है। नीलिमा ने पहले अपना परिचय दिया, फिर अपने बगल में माया का परिचय दिया। तो आप नीलिमा जी और माया जी हैं? यह सुनकर देवयानी ने तुरंत दोनों लड़कियों को प्रणाम किया। शुरुआत में उसने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए उसने उनके नाम पूछने की जहमत नहीं उठाई थी। लेकिन अब पंचम विपत्ति गोली के अद्भुत स्वाद को चखने के बाद उसने इन 2 युवतियों को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ऐसा चमत्कारी अमृत प्राप्त करने के लिए उनकी पहचान निश्चित रूप से साधारण नहीं थी। नीलिमा और माया ने भी प्रणाम करके अभिवादन का उत्तर दिया। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने अपना लेन देन जारी रखा। नीलिमा ने बची हुई 9 पंचम विपत्ति गोलियां देवयानी को सौंप दी, जिसने बदले में उसे 9 लाख महाविपत्ति स्फटिक दिए। इस लेन देन से नीलिमा ने पूरे 9,50,000 महाविपत्ति स्फटिक कमाए। इतनी बड़ी रकम को देखकर नीलिमा बेहद रोमांचित थी। इतनी बड़ी रकम के साथ उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह युद्ध के गुणों के मामले में शार्दुल को पीछे नहीं छोड़ सकती। युवा स्वामिनी, अगर कुछ और नहीं है तो हम विदा लेते हैं। नीलिमा अब और नहीं रुक सकती थी।
वह युद्ध के गुणों के लिए इस पैसे का आदान प्रदान करने के लिए तुरंत शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटना चाहती थी, इस उम्मीद में कि वह युद्ध के गुणों में शार्दुल को पार कर जाएगी। इसलिए लेन देन पूरा होने के बाद नीलिमा ने तुरंत देवयानी को विदाई दी। तो फिर नीलिमा जी, माया जी, अपना ख्याल रखिएगा। यह सुनकर देवयानी उन्हें विदा करने के लिए तुरंत खड़ी हो गई और उन्हें सराय के प्रवेश द्वार तक छोड़ने आई। उनके ओझल होने के बाद ही वह सराय में लौटी। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर